नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने स्टार्ट किया था न्यूट्रिशन, थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन। बाकी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा वीडियो का। फर्स्ट पॉइंट क्या था हमने, कार्बोहाइड्रेट, और सेकंड फैट, थर्ड प्रोटीन। वो थे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मतलब बड़े। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए इनमें से कौन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है तो एक डाल देगा जो ये माइक्रो है। मैक्रो में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। हमने कार्बोहाइड्रेट के डिवीजन देखे थे, मोनोसैक्रिन, डाइसैक्रिन, पॉलीसैक्रिन। मोनोसैक्रिन सरल कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज हमारा शरीर सीधा उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। डाइसैक्रिन थोड़ा सा जटिल, और पॉलीसैक्रिन जो सबसे अधिक जटिल है कार्बोहाइड्रेट में, जैसे स्टार्च पॉलीसैक्रिन था। और लैक्टोज डाइसैक्रिन था जैसे दूध में होता है। ग्लूकोज मोनोसैक्रिन सरलतम फॉर्म। पूछ लिया जाता है इनमें से शरीर को सबसे जल्दी कहें तो ऊर्जा कौन देता है, मोनोसैक्रिन, डाइसैक्रिन, पॉलीसैक्रिन। तो आंसर मोनोसैक्रिन या ग्लूकोज भी दे देता है आसान करने के लिए क्वेश्चन को। सेकंड था फैट। फैट में हमने देखा था सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड फैट। और थर्ड था प्रोटीन। प्रोटीन का नामकरण किसने किया था, वो क्वेश्चन था जो सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और फिर अमीनो एसिड और मेन जैसे क्रिएटिन, ग्लोबुलिन और ग्लूटीन, और जो हमने प्रोटीन देखे थे वो मेन थे। वो थे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, भोजन के मैक्रो कंपोनेंट। अब स्टार्ट करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में मेनली विटामिन और मिनरल्स को हम यूज करते हैं। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। क्या है ये? माइक्रो। मैक्रो वो, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। एक क्वेश्चन तो यहां मैक्रो के अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम विटामिन को। अब एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसमें काट छाट होती रहेगी जब इसको थोड़ा समझाएंगे। विटामिन खोज NI ल्यूनिन, लेकिन ये नाम एग्जाम में कम पूछा जाता है। आपके सामने क्वेश्चन मिलेगा विटामिन की खोज किसने की, सी फंक, कश्मीर फंक ने। एक क्वेश्चन विटामिन की खोज किसने की, सी फंक। ठीक है, क्योंकि इनका जो मत था वो ज्यादा प्रचलित हुआ। जो अपने मत से कहें तो दुनिया को सहमत करा दे, उसकी कहें तो थ्योरी को ज्यादा मान्यता मिलती है। तो आपके सामने मैंने लिख दिया है NI ल्यूनिन जिसने खोज की, लेकिन इनका नामकरण ज्यादा फेमस हुआ जिसके कारण इसका नाम विटामिन पड़ा। इन्होंने इन कंपोनेंट्स को, इन माइक्रो कंपोनेंट्स को वाइटल एमिन्स बोला। सी फंक ने इनको वाइटल एमिन्स बोला। वाइटल एमिन्स का अर्थ कहें तो नेसेसरी फॉर लाइफ, ये जीवन के लिए आवश्यक हैं। कौन? विटामिन्स। ये हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देते। नंबर एक बात, ऊर्जा केवल फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट देते हैं। तो ये हमारे शरीर के लिए हम आवश्यक इसलिए हैं कि हमें बीमारियों से बचाते हैं, हमारे शरीर में जो होने वाली क्रियाओं को अच्छे से करते हैं। क्या? विटामिन्स, जिनका नाम वाइटल एमिन्स बोला था कश्मीर फंक ने। ठीक है, यहां तक क्लियर? आगे चले। आगे विटामिन्स को एक क्वेश्चन यहां बनता है, कौन सा वाटर सोल्यूबल है, कौन सा फैट सोल्यूबल है। तो BC कॉमन क्वेश्चन है। बी और सी विटामिन पानी में घुलनशील है, और ADE के ये फैट में या कहें तो वसा में घुलनशील है। एक क्वेश्चन यहां भी आ जाता है एग्जाम में। तो एक बात क्या है कि विटामिन B और C पानी में घुलनशील है, इसलिए हमें इन्हें बार बार लेना पड़ता है, रोज लेना पड़ता है, ताकि हमारे शरीर में बने रहे, क्योंकि ये यूरिन के द्वारा हमारे शरीर से एक्सक्रीट हो जाते हैं या निकल जाते हैं, B और C। ठीक है, नंबर एक बात, विटामिन B और C आप कितने भी ले लें हमारे शरीर में नुकसान नहीं देंगे, क्योंकि अगर आपने ज्यादा विटामिन C ले लिया तो पानी के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगा। और आजकल कोरोना के काल में विटामिन C की डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बनाए रखता है। विटामिन C नाम एस्कॉर्बिक एसिड, साइंटिफिक नेम एग्जाम में आ जाता है, आगे करेंगे इसको। और इतनी ज्यादा इसकी डिमांड है विटामिन C की कि एबॉट कंपनी की लिमसी तो मार्केट से गायब हो गई विटामिन C की, क्योंकि डॉक्टर सबसे पहले विटामिन C की 2000 mg या 1500 mg की बोलता है कि ये 500 mg की आपको 3 बार विटामिन C की लेनी चाहिए, ताकि बूस्ट करे हमारी इम्यूनिटी, ठीक है, बनी रहे।
तो बात आती है विटामिन सी हम कितने मिले हमारे शरीर से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है और यूरिन के द्वारा निकल जाते हैं। एडीई के फैट सोल्यूबल है या कहें तो वसा में घुलनशील है। ये क्वेश्चन यहां से आगे चलते हैं। अब 1 बाय 1 विटामिन ए नंबर 1 बात तो आपको इनके नाम याद रखने हैं कुछ मेन। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के मैं बता दूंगा ये मेन है। अब स्टार्ट करते हैं विटामिन ए। विटामिन ए साइंटिफिक नेम या कहें तो रासायनिक नाम रेटिनोल। क्या नाम? रेटिनोल। ठीक है। नेक्स्ट विटामिन ए जो जंतु प्रोडक्ट्स हैं या कहें तो पशुजन्य पदार्थ हैं उनसे तो हमें सीधे मिल जाते हैं, लेकिन जो प्लांट से मिलता है या कहें तो पादप जन्य जो कंपोनेंट हैं विटामिन ए के वो हमें किसके रूप में मिलते हैं? कैरोटीन के रूप में मिलते हैं। कैरोटीन नाम सुनते ही आपको याद आया होगा विटामिन ए, नहीं तो आपको याद आया होगा जो गाजर का रंग है किसके कारण, किस पिगमेंट के कारण गाजर का रंग ऐसा होता है? तो कैरोटीन। जैसे टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपेन। ऐसे ही कैरोटीन किसके कारण गाजर का रंग होता है? जो गाजरी रंग हम बोलते हैं कैरोटीन के कारण। तो बात यह है कि पादप जन्य पदार्थों से हमें कैरोटीन मिलता है, हमारा शरीर उसे सिंथेसिस करके रेटिनोल बनाता है। क्लियर बात? तो मैंने लिख दिया है पादप जन्य पदार्थों से सीधे नहीं, पशुजन्य पदार्थों से सीधे और पादप जन्य पदार्थों से कैरोटीन के रूप में हम इसको लेते हैं। हमारा शरीर इसको रेटिनोल के रूप में सिंथेसाइज कर देता है। एक बात और यहां हम देखते हैं कि स्रोत क्या है इसका। मछली का तेल, मक्खन, पनीर, गाजर और एक अलग से पॉइंट लिखा है मैंने गोल्डन राइस। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि गोल्डन राइस किसका अच्छा स्रोत है? गोल्डन राइस विटामिन ए का अच्छा स्रोत है और ये इसलिए आया था कि गोल्डन राइस जीएम प्रोडक्ट है या कहें तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रीड है या कहें तो नस्ल है चावल की। जीएम बीटा कैरोटीन इसके अंदर सिंथेसिस किया गया है या कहें तो वैज्ञानिक तरीके से इसके जीन्स को चेंज करके एक नई ब्रीड बनाई गई जिसका नाम है गोल्डन राइस। वो विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है। इसमें बीटा कैरोटीन मैंने बताया कैरोटीन ये देता है हमें, हमारा शरीर इसको सिंथेसाइज करके रेटिनोल में बदलता है। रेटिनोल क्या है? विटामिन ए। ठीक है। इसकी कमी से होने वाले 2 रोग आप इनके नाम याद रखिए, जेरोपैथेलमिया और रतौंधी। जेरोपैथेलमिया नाइट ब्लाइंडनेस। अब नाम इसका जेरोपैथेलमिया या कहें तो अश्रु शुष्क रोग, इसमें आंखों के नीचे कहें तो लिक्विड टाइप से इकट्ठा हो जाता है और ये आंखों की बीमारी है। क्लियर बात? जेरोपैथेलमिया, रतौंधी भी या कहें तो नाइट ब्लाइंडनेस, ये भी आइज डिजीज है। इसमें क्या है इसको मैं बेसिक से थोड़ा सा आपको क्लियर करके समझाता हूं। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या है कि हमारा जैसे हमने कैरोटीन या कहें तो विटामिन ए के जो प्रोडक्ट्स हैं वो लेने कम कर दिए, तो हमारे शरीर में आंखों में 2 सेल होती हैं, एक रोड सेल, एक कोन सेल। तो जो विटामिन ए है वो निर्माण करता है रोडोप्सिन का। किसका? रोडोप्सिन का। विटामिन ए निर्माण करता है रोडोप्सिन का। किसका? रोडोप्सिन का निर्माण करता है क्या? विटामिन ए। और रोडोप्सिन हमें देखने में सहायक है। रोडोप्सिन या कहें तो रोड सेल के निर्माण में सहायक है रोडोप्सिन। देखो विटामिन ए ने किसके निर्माण में सहायता की? रोडोप्सिन के। रोडोप्सिन किसके निर्माण में सहायक है? रोड सेल के, जो हमारे रेटिना के बाद पर होता है। रोड सेल कौन सेल? तो रोड सेल का निर्माण हुआ तो हमारी जो विजन है वो थोड़ी सी अच्छी हो गई, या कहीं तो रात में भी जितना हमें दिखता है उतना दिखना चाहिए। अगर उतना नहीं दिखता है तो क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। क्लियर बात? तो नाइट ब्लाइंडनेस और जेरोपैथेलमिया विटामिन ए की कमी से होता है। अब आते हैं बी की तरफ, बी कॉम्प्लेक्स। एक बात और, विटामिन बी और सी हम कितने भी लिए हमारे शरीर से पानी के द्वारा बाहर निकल जाते हैं, हमें कोई नुकसान नहीं देते। लेकिन ए डी ई के अगर कोई ज्यादा यूज कर ले या कहें तो कैप्सूल खाए विटामिन बी के, डी के या ए, मतलब सिंथेटिक रूप से ज्यादा ले तो एक बीमारी भी हो जाती है जिसका नाम है विटामियोनिसिस। विटामिन ए डी या कहें तो जो वसा में घुलनशील विटामिन आवश्यकता से अधिक या एक्सेस रूप में लिए जाए तब तो एक डिजीज का नाम है विटामियोनिसिस, वो हो जाती है। बीसी निकल जाता है, कितना भी एक्स्ट्रा लिए शरीर से बाहर निकल जाता है।
बात आती है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स में कई सारे हैं जिनके मेन क्या क्या हैं, B1, B2 और B9-12। अगर आप सारे करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं तो B1, B2, B9, B12 तो जरूर आपने इनके साइंटिफिक नाम याद रखने हैं और क्या बीमारी हो जाती है उनकी वजह से वो याद रखनी है। ठीक है, अब बात आती है B1, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, थाइमिन। B1 थाइमिन ए रेटिनोल था। तो B1 थाइमिन, इसकी कहीं तो खोज विटामिन B1 या कहीं तो थाइमिन की सी फंक ने या कश्मीर फंक ने चावल का जो छिलका होता है उसको उतार के इसका कहीं तो उसका एग्जामिनेशन किया और विटामिन B1 की खोज की। किसने? सी फंक ने। अब बात आती है चावल से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आता है जो मैंने लिखा है, अगर इन्होंने किससे खोज की, चावल का जो छीलन है उसको उतार के उससे विटामिन B1 थाइमिन की खोज की। क्लियर बात। अब जो पॉलिश्ड राइस है, जो कहीं तो मील से आता है या कहीं तो चिकना साफ सुथरा दिखने में बहुत अच्छा चावल है, वो पॉलिश्ड राइस है। क्या है? पॉलिश्ड राइस, या कहीं तो उसको छील के रगड़ के मील में उसको बहुत साफ सुथरा बना दिया है, लेकिन उसमें B1 की कमी हो जाती है। छीलन उतर गया, विटामिन B1 उतर गया, और B1 उतर गया तो उससे B1 की कमी हो गई, जिससे रोग होता है बेरी। क्या रोग होता है? बेरी। क्लियर बात। ए से जेरोपथैल्मिया रतौंधी, बी से बेरी रोग हो जाता है। क्लियर बात। नेक्स्ट, बेरी एक टाइप का रोग है जिसमें जो हार्ट की मांसपेशियां वो कमजोर हो जाती हैं, धड़कन कम हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज वगैरह हो जाता है। तो इतना डीप नहीं पूछेगा आपसे क्या उसमें लक्षण होते हैं, बस आप याद रखिए B1 की कमी से होता है बेरी। क्लियर बात। अब स्रोत क्या है? डेयरी प्रोडक्ट है, सब्जियां हैं, हमने देखा मूंग, कहें तो मेवे वगैरह, सूखे फल, ये, और हमने देख लिया पॉलिश्ड राइस से कौन सा रोग होता है, बेरी, या कहें तो B1 की कमी से होने वाला रोग। अब चलते हैं B2 की तरफ। साइंटिफिक नेम आपने याद रखना है, B1, B2, 9 और 12 का तो जरूर सारे कर ले तो बहुत अच्छी बात है। B2 राइबोफ्लेविन, नाम क्या है? राइबोफ्लेविन, और ये पीले कलर का होता है, जिसका एक सोर्स गाय का दूध होता है। आप भैंस का दूध देखेंगे और गाय का दूध देखेंगे, भैंस का दूध थोड़ा धवल होता है, कहीं तो व्हाइटिश होता है, और जो गाय का दूध होता है और उसका जो प्रोडक्ट भी होता है मक्खन देखेंगे, गाय का पीला होगा, भैंस का अगर व्हाइटिश होगा मक्खन। कारण क्या है? गाय के दूध में राइबोफ्लेविन या कहें तो B2 विटामिन की अधिकता होती है। गाय का दूध भैंस के दूध के मुकाबले अच्छा होता है। क्लियर बात। B2 राइबोफ्लेविन सोर्स मैंने एक खास लिखा है, गाय का दूध, बाकी लीवर, फिश, मीट वगैरह ये होते हैं। अब स्रोत गाय का दूध, जिसमें क्या होता है? राइबोफ्लेविन। अब मैंने यहां दो डिवीजन किए हैं, भैंस का दूध, गाय, बकरी आदि का दूध। क्लियर बात। भैंस का दूध गाय और बकरी के दूध से गाढ़ा होता है, लेकिन साइंटिफिक रूप में इतना अच्छा नहीं होता है जितना गाय का और बकरी का होता है। कारण क्या है? जो गाय का दूध गाढ़ा या कहें तो गाढ़ा, जो मतलब विस्कस होता है, वो फैट के कारण होता है भैंस का दूध, जबकि गाय और बकरी का दूध लैक्टोस, गाय और बकरी का दूध गाढ़ा होता है किसके कारण? लैक्टोज के कारण। आपको याद आया होगा पिछली वीडियो में हमने बात की थी लैक्टोज। लैक्टोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट का कौन सा रूप है? डाइसैक्रीन है लैक्टोज। क्लियर बात। तो लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है, हमारे शरीर को एनर्जी देता है। जब आपने देखा होगा जैसे डेंगू हो जाता है या आदमी बीमार हो जाता है, तो भैंस का दूध ना देने की सलाह करके डॉक्टर, और डेंगू के सीजन में, जब बरसात का सीजन है, दिल्ली वगैरह और एरिया में डेंगू फैलता है, तो बकरी के दूध की डिमांड इतनी ज्यादा हो जाती है कि 800 रुपए तक केजी दूध बिकता बकरी का। मैंने खुद लिया है, जब एक रिलेटिव बीमार हुआ था, तो बकरी के दूध की डिमांड इतनी हो जाती है कि एक तो नारियल पानी और दूसरा बकरी का दूध डेंगू के उसमें दिया जाता है। कारण क्या है? बकरी और गाय के दूध में होता है लैक्टोज, जो जल्दी पच जाता है, डाइसैक्रीन ही है, तो जल्दी पच जाता है, जबकि फैट एनर्जी ज्यादा देता है लेकिन पचने में समय लेता है, ऑक्सीडेशन में समय लेता है। क्लियर बात। एक भैंस का दूध, एक गाय का दूध अच्छा कौन सा है? गाय का दूध, लेकिन ताकत भैंस के दूध में ज्यादा है। क्यों? फैट है भैंस के दूध में, और फैट कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले ज्यादा एनर्जी देता है, लगभग 9 कैलोरी पर ग्राम।
जबकि लैक्टोज 4.1 कैलोरी पर ग्राम देता है। नेक्स्ट, इसी कमी से रोग हो जाता है क्लोसिस। किसकी कमी से? राइबोफ्लेविन की कमी से, या कहीं तो B2 की कमी से रोग हो जाता है क्लोसिस। एक स्किन डिजीज है, कहीं तो हमारे जो स्किन है वो फटने लग जाती है, यहाँ मुंह के साइड से जो स्किन है वो फटने लग जाती है। बस आपको नाम याद रखना है, क्लोसिस। नेक्स्ट है B3, नियासिन निकोटिनामाइड या निकोटिनिक एसिड। क्लियर बात? नियासिन, निकोटिनिक एसिड या निकोटिनामाइड, ये नाम है, बस आपको याद रखना है। सोर्स लगभग सेम है। और कमी से रोग, ये एक एग्जाम में पूछा हुआ, बार बार पूछे जाने वाला एक रोग है। किसकी कमी से होता है? B3 की कमी से होता है, पेलाग्रा। क्लियर बात? इसका दूसरा नाम है 3D डिजीज। पेलाग्रा कह सकते हैं या 3D डिजीज कह सकते हैं। 3D यानी कि इसमें 3D है, डायरिया, डिमेंटिया, डायरिया, डिमेंटिया और डर्माटिटिस। एक बात यहां, डर्मा रूट वर्ड है, डर्मा रूट वर्ड है। डर्माटोलॉजिस्ट, भैया आपको जीके भी आनी चाहिए, आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए, आप कंपटीशन में अच्छे भी होने चाहिए। सरकार को चाहिए स्मार्ट पीटीआई। क्लियर बात? अच्छे, जो बच्चों के नॉलेज के स्तर से भी अच्छे हो और फिजिकल में उनकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। तो आपको केवल फिजिकल के ही पोर्शन में अच्छा नहीं होना है, आपको जीके में भी अच्छा होना है, आपको इंग्लिश में भी अच्छा होना है, आपको हिंदी में भी अच्छा होना है, और दिल्ली में अगर एग्जाम दे रहे हैं तो मैथ रीजनिंग में भी अच्छा होना है। अगर आप हरियाणा में दे रहे हैं तो आपकी इंग्लिश, हिंदी, जीके और फिजिकल के पोर्शन में अच्छा होना है। फिजिकल में भी टीचिंग साइकोलॉजी भी आपको आनी चाहिए, उसके क्वेश्चन भी आते हैं। तो बात आती है 3D पर, डर्माटिटिस। तो डर्माटोलॉजिस्ट क्या होता है? डर्माटोलॉजिस्ट आपने एड में भी देखा होगा, रिकमेंडेड बाय डर्माटोलॉजिस्ट, या कहें तो स्किन रोग विशेषज्ञ। तो डिमेंटिया स्किन डिजीज। क्लियर बात? डर्मेटोलॉजिस्ट, या कहें तो त्वचा रोग विशेषज्ञ। तो डर्माटिटिस क्या है? स्किन की डिजीज है। डिमेंटिया मानसिक रोग है, मेंटल इलनेस है। डायरिया, इसकी स्पेलिंग पूछ ली जाती है भैया एग्जाम में, DSSB ने तो कई बार पूछी है, और कई एग्जाम में SSC भी पूछता है। तो डायरिया की आपको स्पेलिंग आनी चाहिए, कहीं तो दस्त। क्लियर बात? तो 3 रोग 3D, डर्मेटाइटिस स्किन डिजीज, डिमेंटिया मानसिक रोग, डायरिया कहीं तो दस्त। तो ये कह सकते हैं पेलाग्रा है, शॉर्ट फॉर्म में पेलाग्रा। इसी का नाम 3D है, यानी ये सारे लक्षण पेलाग्रा में है। किसकी कमी से? नियासिन, निकोटिनामाइड या निकोटिनिक एसिड की कमी से। नेक्स्ट आता है B5, पेंटोथेनिक एसिड। आपको नाम पता होना चाहिए, बस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे रिसर्च वगैरह चलती रहती है। B6 पायरोडॉक्सिन, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको इसके बारे में पूछ लिया जाता है। इसी कमी से होने वाला रोग एनीमिया है जनरली, और ये हमारे शरीर में एक बैक्टीरिया होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ई कोली, जीके में पूछा गया था। ई कोली क्या है? ई कोली एक बैक्टीरिया है जो हमारे शरीर में, हमारे शरीर की आंत में रहता है, और ये B6 का सिंथेसिस या कहीं तो संश्लेषण करता है। B6, क्लियर बात? B6 ई कोली B6 का संश्लेषण करता है जो हमारे शरीर में होता है। तो जनरली B6 की कमी हमारे शरीर में नहीं होती है, कमी होने पर होता है एनीमिया। क्लियर बात? B7, इसका आपको नाम याद रखना है। B7 को ही विटामिन H भी बोल देते हैं, बायोटीन भी बोल देते हैं। तो B7, विटामिन H, बायोटीन, कमी से बाल झड़ना, त्वचा रोग जनरली छोटे छोटे। तो आपको याद रखना है विटामिन H को ही B7, बायोटीन आजकल ज्यादा हो रहा है ना? कारण क्या है? तो आजकल बालों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, है ना? बाला मूवी भी आपने देखी होगी। तो चलते हैं B7, विटामिन H, बायोटीन, बाल झड़ना या त्वचा रोग। क्लियर बात? B9, इसी को फोलिक एसिड बोलते हैं। आप अगर स्कूल में जॉब लग जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां फोलिक एसिड की टैबलेट आती है बच्चों को देने के लिए। क्लियर बात? तो आपको याद रखना, आप देखेंगे चीजों को, आप ऑब्जर्व करेंगे तो चीजें ज्यादा आसान हो जाएंगी। B9 फोलिक एसिड, या कहें तो खून बनाने वाली लाल गोली। B9 फोलिक एसिड, ये RBC और DNA के संश्लेषण में सहायक है। क्लियर बात? मोस्ट इंपॉर्टेंट B12। क्लियर बात?
आप सारे याद ना कर पाए तो B1, B2, B9, B12 याद रखना साइंटिफिक नेम और इसका प्लाज्मा। क्लियर बात? किसी कमी से? नियासी की कमी से। अब B12 साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन इसमें कोबाल आता है। कोबाल मीन्स कोबाल्ट धातु, इसके निर्माण में सहायक है। किसके? B12 के निर्माण में सहायक है कोबाल्ट धातु। B12 साइनोकोबाल्मिन इसका नाम है। इसकी कमी से होने वाला रोग कहें तो क्रिटिकल एनीमिया हो जाता है, जिसको हम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, परनीशियस एनीमिया। मैं यहां इसको थोड़ा सा साइड करके क्या लिख देता हूं, ये आपको दिख भी रहा होगा। परनीशियस एनीमिया और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, या कहें तो अधिक हाई स्तर का एनीमिया, जिसमें खतरनाक स्थिति में पहुंच जाता है एनीमिया जब विटामिन B12 की कमी होती है। तो साइनोकोबाल्मिन या कहें तो कोबाल्ट धातु इसमें पाई जाती है B12 में, और इसकी कमी से होने वाला रोग है परनीशियस एनीमिया, और या कहें तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। क्लियर बात? अब चलते हैं विटामिन C, D, E, K की तरफ। C एस्कोर्बिक एसिड, और अभी स्टार्ट करेंगे विटामिन C।